ये दुनिया खूबसूरत है, ये तो हमें पता है, परंतु क्यों? क्या ये दुनिया वाकई में खूबसूरत है या फिर ये एक भ्रम है? इस दुनिया को हम अपनी आंखों से देखते हैं और ये काफी सुंदर लगता है, पर क्या हो अगर हम इंसानों के पास आंखें नहीं होती तो? क्या तब भी ये दुनिया ऐसे ही खूबसूरत होती? या फिर इसमें हमारी आंखों का हाथ है? हाँ, पता है आंखों के हाथ नहीं होते। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये दुनिया वाकई में खूबसूरत है या फिर हमारी आंखों का धोखा? अरे मुझे पता है आंखें धोखा नहीं देती, हम धोखा खा जाते हैं। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या वाकई में दुनिया ऐसी है या फिर कुछ अलग है और हम देखते कुछ अलग हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि क्या सही है या फिर क्या गलत। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर राज और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो पहले हम ये जानेंगे कि हम देखते कैसे हैं। ऑब्वियसली हमारी आंखों से। तो जो लाइट हमारी आंखों पे पड़ता है वो लाइट हमारी आंखों के रेटिना से जाकर टकराती है। उस रेटिना पे दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक को रॉड सेल्स कहा जाता है और दूसरे को कोन सेल्स कहा जाता है। तो ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये लो फ्रीक्वेंसी लाइट को डिटेक्ट करता है और सारे रॉड सेल्स एक जैसे होते हैं, परंतु कोन सेल्स के केस में चीजें इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोन सेल्स 3 प्रकार के होते हैं और तीनों तरह के कोन सेल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसका मतलब अगर आप रेड कलर देख रहे हैं तो आपके रेड कोन सेल्स एक्टिव हैं और ये आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है और आपको पता चलता है कि आप रेड देख रहे हैं। परंतु हम सिर्फ इन्हीं 3 कलर्स को नहीं देखते हैं, हम और भी कलर्स देखते हैं। सपोज आप येलो देख रहे हैं तो येलो बनता है रेड और ग्रीन कलर से मिलकर। तो जैसे ही आप येलो कलर देखते हैं आपके रेड और ग्रीन कोन सेल्स आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई साहब सामने येलो है। परंतु आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारी आंखों को पता कैसे चलता है कि कौन सा कोन को एक्टिव होना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं। तो जिस तरह का फ्रीक्वेंसी आंखों पे पड़ता है उस तरह के कोन सेल्स एक्टिव होते हैं। हमारी आंखों को नहीं पता कि वह येलो कलर है या फिर रेड कलर, वो तो बस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है तो ब्लू कोन सेल्स एक्टिव कर देता है और हमारा दिमाग उसको एक कलर दे देता है उन कोन सेल्स के सिग्नल के हिसाब से। तो आई होप आपको ये कलर वाला फंडा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल अटका हुआ होगा कि जब सारा कलर कोन सेल्स डिटेक्ट करता है तो रॉड सेल्स क्या करते हैं? तो ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये अंधेरे में एक्टिव होता है जब रूम में लाइट ऑफ हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब रूम में लाइट ऑफ होगा तब भी आपको बहुत कुछ दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट में। तो उसके लिए ये रॉड सेल्स ही जिम्मेदार होते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम देखते कैसे हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि हम देखते क्या हैं। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि क्या सभी लोग वही देखते हैं जो हम देखते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सारे इंसान एक जैसे नहीं देखते। अगर आपको पिंक कुछ ऐसा दिख रहा है तो किसी को कुछ ऐसा दिख सकता है और किसी और को कुछ ऐसा भी दिख सकता है। हर किसी को ये दुनिया अलग अलग दिखता है क्योंकि हर किसी का परसेप्शन लेवल अलग अलग होता है। अगर आपको पता करना है कि नॉर्मल लोगों के मुकाबले आप चीजों को कितना अलग देखते हैं तो इसके लिए आप अपने फोन पे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंखें कितने अच्छे से कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं कलर ब्लाइंड हूं। मैं कलर को अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। नॉर्मली सब नॉर्मल लगता है, कोई कमी महसूस नहीं होती, परंतु जब आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करते हैं तभी आपको हकीकत का पता चलता है। परंतु ये काफी नॉर्मल है। कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है। तो इससे आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता अनलेस कि आप किसी रेलवे या डिफेंस वगैरह का तैयारी ना कर रहे हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग कलर ब्लाइंड है। फॉर एग्जाम्पल मार्क जुकरबर्ग को ले लेते हैं जो कि FB, इंस्टा इन सब के ऑनर हैं। वो भी कलर ब्लाइंड है, पर देखो बंदा बिंदास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो ओवरऑल इस दुनिया का हर जीव जंतु इस दुनिया को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा
कि इन सब में सही कौन है, परफेक्ट कौन है, तो मेरा जवाब होगा कोई भी नहीं। इस दुनिया में कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं है कि वो सारे कलर्स देख पाए। तो आइए मैं आपको हकीकत से रूबरू करवाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ वो सारे कलर्स जो कि इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इससे ज्यादा कोई भी कलर नहीं है जो कि इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं कई बार इस टॉपिक को अपने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, परंतु आप लोगों के मन में फिर भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो आपने तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला वीडियो देखा ही होगा। अगर आप नए हैं और आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, फ्री का चीज है, कर दिया करो। इतना कुछ सिखाता हूँ तो इतना तो बनता है। हालांकि सब्सक्राइबर का बात करें तो हमारे चैनल के साथ 10,000 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, तो उन सभी 10,000 लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सारे तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। जिस चीज को हम लाइट कहते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही आता है। तो इस दुनिया में कोई भी जीव इस स्पेक्ट्रम से बाहर का कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि इसके बाहर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहला सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते क्या हैं? तो ये एक कलेक्शन है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो कि इस दुनिया में प्रेजेंट है, और इसे अरेंज किया गया है इनके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, इन्हें हम लाइट भी कहते हैं, इन्हें हम रेज भी कहते हैं। ये सारे डिनोशन एक ही चीज है। तो बार बार जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या अंतर है, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग अलग दिया गया है एक ही चीज को। तो अब आप लोगों के मन में एक और सवाल उठते रहता है, वो है कि लाइट वेव है या पार्टिकल? तो लाइट दोनों है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। अगर हम वेव के नजरिए से देखते हैं तो लाइट के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है जो कि सिर्फ वेव्स में पाए जाते हैं, और अगर पार्टिकल के नजरिए से देखें तो लाइट के पास फोटोन होते हैं जिन्हें कि हम क्वांटा भी कहते हैं। हर एक फोटोन के पास अपना एनर्जी होता है जो कि उस लाइट के वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, गामा रेज का फोटोन बहुत ही एनर्जेटिक होता है परंतु उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। वहीं रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है परंतु उसके फोटोन के पास बहुत कम एनर्जी होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि लाइट वेव है या पार्टिकल, ये दोनों नेचर शो करता है। इसलिए लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्टिकल्स ही मिलकर आपस में वेव बनाते हैं। जैसा कि आप इस उबलते हुए रेत को देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक रेत जो है वो खौल रहा है, तो ये वेव भी बना रहा है, साथ ही साथ ये पार्टिकल का बना हुआ है। तो ओवरऑल लाइट जो है वेव का बना हुआ होता है क्योंकि ये वेव नेचर शो करता है, इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है, और ये बना हुआ पार्टिकल का होता है जो कि फोटोन कहा जाता है। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 प्रकार के होते हैं जो कि आप इस स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये 7 तरह के वेव्स मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहाँ पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहीं पाया जाता है, ये हम लोग अरेंज करके रखे हुए हैं खुद को समझने के लिए। जैसे कि पीरियोडिक टेबल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने इसलिए बनाया है ताकि सारे एलिमेंट्स को हम समझ सकें। तो इसी तरह सारे वेव्स को हम सही से समझ सकें, इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हम लोगों ने निर्माण किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइए बारी बारी से हम इन्हें जानते हैं कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले आता है गामा रेज। गामा रेज हजार्डस रेडिएशन की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक होता है। इस रेडिएशन के अंदर मौजूद फोटोन्स के अंदर बहुत सारा एनर्जी भरा पड़ा होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टॉप पे आता है।
ऐसे किसी वेव का वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा कम होता है। ऐसे वेव्स सबसे गर्म और एनर्जेटिक जगह से उत्पन्न होता है, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, सुपरनोवा एक्सप्लोजन या फिर किसी ब्लैक होल्स के पास से। पृथ्वी पे भी गामा रेज बहुत प्रकार से बनाया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान गामा रेज बनता है, फिर जो बिजली चमकती है उससे भी गामा रेज प्रोड्यूस होता है, और एक शांत तरीका भी है गामा रेज को प्रोड्यूस करने का, जो कि है रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके के दौरान एटॉमिक लेवल पे गामा रेज प्रोड्यूस होती है। बड़े लेवल पे गामा रेज तो आप देख ही सकते हैं कितना भयानक तरीके से बनता है। जैसा कि आप बाकी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ कर सकते हैं, वैसा आप गामा रेज के साथ नहीं कर सकते। बाकी के वेव्स थोड़े बड़े होते हैं इन कंपेयर टू गामा रेज। आप उन्हें कैप्चर या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं, परंतु आप गामा रेज को ना कैप्चर कर सकते हैं ना उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। आप इन्हें सिर्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि ये एटम्स के बीच से निकल जाता है बिना डिटेक्ट हुए या फिर रिफ्लेक्ट हुए। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट मटेरियल का जरूरत होता है। ज्यादातर जो गामा रे डिटेक्टर होता है वह डेंसली पैक्ड क्रिस्टल ब्लॉक से बना होता है। जब इन क्रिस्टल से गामा रेज पास होता है तो ये क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इलेक्ट्रॉन को उस जगह से बाहर निकाल देता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल फेंकता है, और जो गामा रेज है वह अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है और बचा खुचा एनर्जी के साथ वह लाइट आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम क्रॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं एक्सरेज की ओर। तो एक्सरेज दूसरे दर्जे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जिसके पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और इसका भी वेवलेंथ काफी छोटा होता है, कुछ गामा रेज की तरह, परंतु थोड़ा कम एनर्जेटिक होता है गामा रेज के मुकाबले, परंतु ये घातक भी होता है। इस तरह के वेव्स के बारे में बताते हुए मुझे कहावत याद आ गई, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो एक्सरेज और गामा रेज का भी कुछ ऐसा ही सीन है। एक्सरेज का छोटा डोज उतना घातक नहीं होता, इसीलिए हॉस्पिटल में बिना किसी दिक्कत के आप एक्सरेज करवा पाते हैं, अपनी टूटी फूटी हड्डियों को देख पाते हैं। परंतु ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरे से आपको कैंसर भी हो सकता है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। चूंकि गामा रेज और एक्सरेज ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए ये ज्यादा गर्म भी होते हैं। तो एक्सरेज भी बहुत ज्यादा गर्म जगह से उत्पन्न होता है, सिमिलर टू गामा रेज, जैसे कि पल्सर, सुपरनोवा रेमिनेंट्स और ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क से। गामा रेज की तरह इन्हें भी डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु गामा रेज और एक्सरेज के प्रॉपर्टीज और यूजेज डिफरेंट होते हैं। वेवलेंथ और एनर्जी में भी डिफरेंस होता है। शुक्रिया करो इस धरती का जो कि एक्सरेज और गामा रेज को अपने एटमॉस्फेयर में घुसने नहीं देती, नहीं तो हम लोग शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। हमारा सूरज ही हमें मार देता, क्योंकि जो सोलर स्टॉर्म्स सूरज की तरफ से पृथ्वी की ओर आता है उसमें बहुत अमाउंट ऑफ एक्सरे होता है। हमारा पृथ्वी उन खतरनाक किरणों को भी खूबसूरत बना के हमें दिखाता है अरोराज के रूप में, नॉर्थ और साउथ पोल पे। अगर ये अरोराज बढ़ जाते हैं तो इनकी खूबसूरती में खो मत जाना, सतर्क हो जाना कि कहीं ये सूरज के किरण हमारे एटमॉस्फेयर को चीर के अंदर ना आ जाए, क्योंकि अगर कहीं ऐसा हुआ तो बिजली के उपकरण ठप हो जाएंगे और जिन लोगों पे वो किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी उनको स्किन डिजीज और कैंसर भी हो सकता है। तो ये तो था एक्सरेज। अब आते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के ऊपर। तो अल्ट्रावायलेट लाइट को हम यूवी रेज भी कह सकते हैं। कुछ लोग यूवी रेज या फिर यूवी लाइट शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इनका भी वेवलेंथ विजुअल लाइट से छोटा होता है, परंतु एक्सरेज के मुकाबले इनका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट भी खतरनाक होता है हम इंसानों के लिए, इससे स्किन कैंसर हो सकता है। हमारा सूरज हर तरह के अल्ट्रावायलेट लाइट को प्रोड्यूस करता है, परंतु हमारा पृथ्वी बहुत स्मार्ट है, सारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट को अपने ऊपरी एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पृथ्वी के सतह तक जो अल्ट्रावायलेट लाइट पहुंचता है वह हार्मफुल नहीं होता, परंतु जिस रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं जब हमारा पृथ्वी का शील्ड खत्म हो जाएगा, ओजोन लेयर तबाह हो जाएगा और यूवी रेज की वजह से इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब मरेंगे। आप लोगों से अनुरोध है पॉल्यूशन कम करें, अपने लेवल पे खुद को कंट्रोल करें, तो हो सकता है हमें कुछ दिन ज्यादा जिंदा रहने का मौका मिल सके।
ये सारे बुढ़े नेता लोग पागल हो गए हैं। इन्हें फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, ये सिर्फ अपना कुर्सी और पैसा चाहते हैं। इसीलिए आज हर जगह युद्ध छिड़ा हुआ है और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो कम से कम आप समझदार बने और अपने लेवल पे कंट्रोल करें और आने वाली पीढ़ी के कष्ट को समझें। बात रही यूवी रेज की, तो हम इंसानों के लिए यूवी रेज इनविजिबल होता है, परंतु कुछ जीव जंतु हैं जो कि यूवी रेज को देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विजिबल लाइट, जिसे कि हम लोग देख सकते हैं। ना ही सिर्फ हम, पृथ्वी पे पाए जाने वाले ज्यादातर जीव जंतु विजिबल लाइट में ही चीजों को देखते हैं। इनका वेवलेंथ यूवी लाइट के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर इनको एब्जॉर्ब भी नहीं करता। तो इसीलिए पृथ्वी पे जहाँ भी देखो विजिबल लाइट ही दिखता है। हालांकि हम देख भी सिर्फ विजिबल लाइट को ही सकते हैं। जितना भी कलर आप देख सकते हैं वो सारे विजिबल लाइट के ही हैं, परंतु कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। यह हमारे दिमाग का देन है। हमारा दिमाग इतना होशियार है कि विजुअल लाइट के हर तरह के फ्रीक्वेंसी को एक कलर प्रोवाइड कर देता है। अब जिस इंसान की आंखें ज्यादा सेंसिटिव होंगे इन फ्रीक्वेंसीज के प्रति, वो उतना ही वेराइटी ऑफ कलर को देख सकते हैं और कलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जो कम कलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं वैसे लोगों को हम कलर ब्लाइंड कहते हैं। परंतु कलर ब्लाइंड होने का एक फायदा भी है। आपका बॉडी कम एनर्जी कंज्यूम करता है क्योंकि आपके दिमाग को ज्यादा कुछ प्रोसेस करने का जरूरत नहीं होता। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को जानने की जरूरत है। विजिबल लाइट कोई अनोखा और अजूबा तरह का वेव नहीं है। कलर तो आपके दिमाग का खेल है। सपोज अगर हमारा अर्थ सारे विजुअल लाइट को एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब कर लेता तो पृथ्वी पे क्या गिरता? सिर्फ इंफ्रारेड लाइट। हर जगह इंफ्रारेड लाइट का ही भरमार होता। तो जो जीव जंतु उस कंडीशन में पैदा होते और अगर उनकी आंखें होती तो वो भी कलर्स को देख पाते, परंतु विजुअल लाइट के नहीं, इंफ्रारेड के कलर्स को देख पाते। बस समस्या एक ही था, गर्म चीजें उन्हें लाइटर कलर में दिखता और थोड़ी ठंडी चीजें उन्हें ज्यादा डार्कर कलर में दिखता। है ना काफी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट। और ना ही सिर्फ ये कलर का कॉन्सेप्ट विजुअल लाइट और इंफ्रारेड तक ही सीमित है, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हर बैंड पे एप्लीकेबल है। परंतु विजुअल लाइट इसलिए खास है क्योंकि ये अबंडेंट है, हर जगह पाया जाता है और इजिली अवेलेबल है। तो जो पांचवा तरह का वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पाया जाता है वह है इंफ्रारेड। इसका वेवलेंथ विजिबल लाइट से भी बड़ा होता है। ये हर गर्म चीज से उत्पन्न होती है, चाहे आग हो या कोई जीव जंतु। इसका ज्यादातर उपयोग हम ठंडा और गर्म चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ज्यादातर गर्म चीजें ज्यादा इंफ्रारेड एमिट करेंगी और ज्यादा ठंडा चीजें इंफ्रारेड को कम एमिट करेंगी। हमारा सूरज भी इंफ्रारेड एमिट करता है और हमारे पृथ्वी पे बहुत से जीव ऐसे भी हैं जो कि इंफ्रारेड को देख सकते हैं, जैसे कि सांप। तो अगर आपके पास इंफ्रारेड वाला चश्मा है तो आप आराम से देख के ये बता सकते हैं कि किसी घर में कितने लोग छिपे हुए हैं। इसीलिए इसे सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है, नहीं तो अगर इसे खुलेआम बेचा जाए तो चोरों के लिए ये अलादीन का चिराग जैसा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो अगला प्रकार का वेव पाया जाता है वह है माइक्रोवेव। इसका भी वेवलेंथ एज यूजुअल इंफ्रारेड से थोड़ा ज्यादा होता है और रेडियो वेव्स की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। जी हाँ, ये वही माइक्रोवेव है जो आपके ओवन में प्रोड्यूस होता है। ये ज्यादातर गर्म ऑब्जेक्ट से एमिट होता है। जाहिर सी बात है हमारा सूरज भी इसे एमिट करता है। माइक्रोवेव रेडिएशन पानी और फैट यानी कि चर्बी से इंटरेक्ट करता है और उसको मोशन में ला देता है। इस वजह से फ्रिक्शन जनरेट होती है, इसीलिए ओवन में हमारा खाना गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव का अलग अलग बैंड अलग अलग तरह के काम में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अलग अलग बैंड अलग अलग प्रकार के चीजों के आर पार जा सकता है। माइक्रोवेव का हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए भी प्रयोग करते हैं। ये जो जीपीएस है वह भी माइक्रोवेव रेडिएशन पे ही काम करता है। तो अगला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह है रेडियो वेव और इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा लंबा होता है, कुछ तो हमारे पृथ्वी जितना लंबा होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अंतिम प्रकार का रेडिएशन है। इसका भी ओरिजिनेशन सूरज जैसे तारों से होता है और ज्यादातर हम रेडियो वेव्स का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ये इंटरनेट, कॉल वगैरह सब रेडियो वेव के जरिए ही होता है। तो दोस्तों ये सब था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर पाया जाता है।
हमारा जर्नी शुरू हुआ था गामा रेज से और रेडियो वेव पे जाकर खत्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का दायरा कितना है? अगर स्केल पे देखें तो वेवलेंथ वाइज गामा रेज 1 फेम्टोमीटर का होता है, जो कि करीब करीब 10⁻⁻12 मीटर है, जो कि बहुत छोटा होता है, कुछ ज्यादा ही छोटा होता है। वहीं रेडियो वेव्स कई हजारों किलोमीटर इतना बड़ा हो सकता है और हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कितने छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। परंतु धन्यवाद उन साइंटिस्ट्स का जिन्होंने इन सभी वेव्स को खोजा, देखने के लिए एडवांस मशीन्स बनाई, ना ही सिर्फ देखने के लिए बल्कि वेव्स को प्रोड्यूस करने का भी जरिया दिया। उन लोगों के अनोखे दिमाग के वजह से आज हम इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो पाए हैं और इतना कुछ आसानी से कर पाते हैं, चाहे कॉलिंग हो, इंटरनेट हो, मैपिंग हो, डिजीज क्योर करना इत्यादि कर पाते हैं। तो एक बार फिर से उन सभी साइंटिस्ट को धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। हमें लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और आप भी इंसानियत को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कीजिए। धन्यवाद।